नमस्कार, स्वागत है आपका दिन की 4 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। पहली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले को लेकर है। सीएम मनोहर लाल ने हमले में शहीद हुए मेजर आशीष ढोंचक को श्रद्धांजलि दी। दूसरी खबर नूंह से है, जहां हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने मामन खान को 2 दिन के रिमांड पर लिया। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां राज्य मंत्री संदीप सिंह को यौन शोषण मामले में राहत मिली है। वहीं चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां ईडी ने आरपीएस ग्रुप पर बड़ी रेड की है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर सीएम मनोहर लाल से जुड़ी है, जहां पर जम्मू कश्मीर की मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को सीएम मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि इस मुठभेड़ में प्रदेश के 2 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। दूसरी खबर, जहां मामन खान को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पुलिस रिमांड पर मामन खान को भेज दिया गया है, क्योंकि नूंह हिंसा में उन पे आरोप है, उनकी संलिप्तता पर सवाल उठाए गए थे और जहां पुलिस को उनके खिलाफ सबूत भी मिले और इसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिलहाल पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरी खबर, संदीप सिंह को अग्रिम राहत मिली है और बता दें कि महिला कोच के यौन उत्पीड़न का पूरा मामला, जिसमें संदीप सिंह को फिलहाल कोच से राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर आशीष ढोंचक का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह पानीपत लाया गया। शहीद मेजर आशीष ढोंचक के सीएम ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर आशीष ढोंचक को मैं अपनी और पूरे प्रदेश की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके शौर्य और पराक्रम की कहानी हमेशा प्रदेश और देश को गौरवान्वित करती रहेगी। बता दें, शहीद के पार्थिव शरीर को सबसे पहले टीडीआई सिटी स्थित अपने नवनिर्मित मकान में लाया गया। अक्टूबर महीने में अपने जन्मदिन के मौके पर वे इस मकान में गृह प्रवेश करने वाले थे। शहीद का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंझोल में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मेजर आशीष को इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल दिया गया था। मेजर आशीष भी 19 राष्ट्रीय राइफल्स के सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। तो सीएम ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट कर उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया और 15 अगस्त को शहीद मेजर आशीष को सेना मेडल से नवाजा भी गया था और उन्हें सम्मानित भी किया गया था। और आज देश के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और देश के लिए लड़ते लड़ते वे शहीद हुए हैं। उन पर पूरे देश और प्रदेश के लोगों को गर्व है और सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें, आज शहीद का पार्थिव शरीर लाया गया, पानीपत उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर सबसे पहले उनके नवनिर्मित घर में लाया गया, जहां अक्टूबर में उनका गृह प्रवेश होना था और उसी घर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और उसके बाद उनके पैतृक गांव ले जाया गया। नूंह हिंसा मामले में कई दिनों से फरार चल रहे झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जुम्मे की नमाज घर में अदा करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके साथ विधायक के गांव भादस और आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। शहर चौकी प्रभारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। विधायक मामन खान को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद पुलिस मामन खान को रिमांड पर अपने साथ ले गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात की हुई है। आज जुम्मा की नमाज है
और जो है सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए हैं। बस कहाँ नाका, कहाँ पुलिस के जवान लगाए गए हैं? जो स्टेट के नाके हैं, मुनाका बॉर्डर है, मीना बॉर्डर है, उन पर पुलिस तैनात की गई है। जो शुक्रवार का दिन है और ऐसे में लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? आज जिला में धारा 144 लगाई हुई है और मेरी जनता से अपील है कि वो जो है ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और कोशिश करें कि अपने घरों पर रहें। देखिए, जैसा कि आपको पहले से पता है, धारा 144 लगाई गई तो सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था को देखते हुए लगाई जाती है। तो लोगों से मेरी अपील है कि जो प्रशासन के कानून के निर्देश हैं आप उसी के अनुसार कार्य करें, अपने घरों में रहें, ज़्यादा कोई भीड़ इकट्ठी ना करें और नॉर्मली जो आपकी दैनिक दिनचर्या है वो अपनी दिखाएं। तो बता दें कि मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उनकी पेशी हुई और पेशी के बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि नूह हिंसा में 31 जुलाई को जो नूह हिंसा हुई थी उस पर उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मामन खान को माना जा रहा है। मामन खान की संलिप्तता पर शक, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और उसके बाद 2 नोटिस भेजे गए थे मामन खान के नाम पर उसका जवाब नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खालिद तहलका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा हमने देखी थी जुलाई 31 को, उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है और फिलहाल बड़ी खबर जहां पर मामन खान को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, आपका रिएक्शन? प्रोफेसर विधु, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर विधु से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। खालिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद जी, क्योंकि आज बड़ी कार्रवाई की गई है, मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मामन खान जी गिरफ्तार होने से पहले हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपनी सारी बात रखी हुई है और मैं समझता हूं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है तो हमें उम्मीद है कि न्याय होगा उनके साथ भी और हमारी विचारधारा के साथ भी। हमें उम्मीद करते हैं कि न्यायालय जो है न्याय करेगा इसमें, दूध का दूध पानी का पानी करेगा। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो हम अगला जो हमारी जो नजरें हैं, हम कोर्ट अदालत की तरफ हम देखते हैं कि कोर्ट इसमें न्याय करेगा उनके। बिल्कुल खालिद जी, क्योंकि देखिए मामन खान को 2 नोटिस भी भेजे गए थे, उसके बावजूद भी नोटिस का जवाब नहीं आया था। उसके बाद लगातार पुलिस ने समन भी भेजा था, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें राजस्थान से गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है, अगर नहीं है तो वो इस तरीके से क्यों छुप रहे थे? देखिए, मामन खान जी ने खुद जो माननीय उच्च न्यायालय में जो अपनी पीड़ा सुनाई है, उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। ये मामन खान जी का अपनी पीड़ा थी जो उन्होंने उच्च न्यायालय में कही है, माननीय उच्च न्यायालय में। तो मैं समझता हूं कि उनको कोई लगता होगा, उनको सरकार के द्वेष का या कोई उनके, मुझे लगता है कि ऐसा उनको लगता होगा कि सरकार उनके साथ द्वेष भावना के साथ या साजिशन कुछ करना चाहती है। तो वो अगर उनको छुपना होता तो माननीय उच्च न्यायालय में क्यों जाते? क्योंकि लोगों के लिए कानून के दरवाजे खुले हैं। जब किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आज हमारी पार्टी का विधायक है, माननीय विधायक है, तो मैं समझता हूँ कि हमको कानून पर, इस देश के कानून पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस देश का कानून और हमारे जो न्यायालय हैं वो दूध का दूध पानी करने में सक्षम है और हमें उम्मीद है कि उनके साथ भी न्याय होगा। ठीक है। प्रोफेसर विधु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विधु, क्योंकि मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल उन्हें पेशी के बाद रिमांड पर भेज दिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा
इतनी बड़ी जो घटना हुई थी नूह हिंसा में, कई लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही थी और एक बड़ी कार्रवाई जहां पर मामन खान को फिलहाल गिरफ्तार किया गया, इस पर भी कई सवाल जो है उठ रहे थे, बीते दिनों हमने देखा था। फिलहाल इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, पहले दिन से ही इस बात की चर्चा थी कि मामन खान का इस मामले में बड़ा एक सजीव रोल है। नूह के अंदर जो हिंसा हुई उसके प्रणेता मामन खान हैं। खुद मामन खान ने भी इस बात को कहा है विभिन्न अवसरों पर कि मामन खान अकेला नहीं है, मामन खान के साथ कांग्रेस के दूसरे विधायक इलियास चौधरी और आफ्ताब अहमद भी हैं। यानी मामन खान ने इस बात को स्वीकार किया कि वो खुद तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ इलियास चौधरी और कांग्रेस के दूसरे विधायक जो आफ्ताब अहमद है वो भी हैं। यानी कि इस बात का उनका एडमिशन भी रहा है। फिर उनकी जिस प्रकार से अभियोजन पक्ष की तरफ से उनको पहली बार बुलाया गया, नोटिस दिया गया, उस नोटिस को उन्होंने इवेड किया। हम जानते हैं कि दूसरा नोटिस उनको दिया गया, उसको भी इवेड किया। और उस समय उन्होंने जो बहानेबाजी की थी वो बीमार की कही थी, उन्होंने कहा। अब देश के अंदर इस प्रकार की अब तक कोई व्यवस्था नहीं बनी जिसमें अपराधी और आरोपी खुद तय करे कि जांच कौन करेगा। जब जांच की आंच उनके घर तक पहुंची तो वो न्यायालय दौड़ गए। न्यायालय ने भी उनकी जो अर्जी थी उसको फाड़ दिया और कहा कि नहीं भाई, कानून का राज है देश के अंदर, तुम विधायक होंगे, तुम कांग्रेस पार्टी के होंगे, तुम्हारे नाम के पीछे बेशक खान लगा होगा, लेकिन इससे भी देश का न्याय सबके लिए बराबर है। इस नाते से जाकर देश के कानून को फेस करो और जो है नीचे अपनी एप्लीकेशन दीजिए। अब जाकर जब वो भागते हुए भाग कर बीमार आदमी जयपुर पहुंच गया, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर थाने नहीं पहुंच पाया, लेकिन बीमार आदमी जयपुर पहुंच गया, जाकर राजस्थान से उसको पकड़ कर लाए हैं। लगते हैं ये दुर्दांत अपराधी हैं। कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की कार्यशाला शायद लगती है कि किस प्रकार से देश को जलाया जाए, किस प्रकार से जितनी बार भी हरियाणा के अंदर जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है, जितनी बार भी हिंसाएं हुई हैं, सब में कांग्रेस के नेता लिप्त। किस प्रकार से हमने देखा था कि जब आरक्षण आंदोलन चल रहा था तब कुछ ऑडियोज लीक हुई थी कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के, जिस प्रकार से पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं, उनकी ऑडियोज लीक हुई थी। किस प्रकार से जब आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, जिसको किसान आंदोलन बोलते हैं ये लोग, उस समय भी किस प्रकार से कांग्रेस की नेत्री कह रही थी कि दारू कम पड़ गई है, दारू भेजनी पड़ेगी। किस प्रकार से इस प्रकार की समय समय पर ये बात सामने आई है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती है तो कांग्रेस हरियाणा को जलाती है। और इस नाते से अब जांच की आंच कांग्रेस तक है। कांग्रेसियों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अब तक वो जो बिट्टू बजरंगी और मामन खान, माफी चाहूंगा, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर का बार बार नाम ले रहे थे, जिनको पुलिस ने जो है अपनी जांच में शामिल भी कर लिया और कोर्ट द्वारा बिट्टू बजरंगी को तो खैर जमानत भी मिल गई, लेकिन असल जो मास्टरमाइंड है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि मामन खान है, उसके बारे में इनका दोगला चरित्र किस प्रकार का है। क्या वो ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखकर उसको सुशोभित करने वाले हैं जिस प्रकार से 84 के दंगों के बाद सज्जन कुमार को और जगदीश टाइटलर को, HKL भगत को इन लोगों ने पुरस्कृत किया था, क्या इस प्रकार से नूह हिंसा के आरोपी मामन खान को भी करने वाले हैं? क्या अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने वाले हैं? क्या अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस के अंदर रिवायत रही है ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा की जनता बड़े गौर से कांग्रेस की तरफ देख रही है कि मामन खान को क्या इसका जवाब ले लेते हैं खालिद जी से। खालिद जी, प्रोफेसर विधु को सुना आपने, उनका एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि आपको न्यायालय पर भरोसा है, उनके कार्य प्रणाली पर भरोसा है, लेकिन आने वाले समय में अगर मामन खान की संलिप्तता पाई जाती है तो क्या कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? नहीं, मुझे भी कांग्रेस नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि जो लोगों की भावना है, हरियाणा के लोगों की भावना है, उसको वो समझेंगे। अगर उनका इस पूरे मामले में कोई उनके ऊपर दोष सिद्ध होता है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इसमें लोगों की भावनाओं को कभी भी ठेस पहुंचाएगा नहीं। लेकिन ये जो अभी जिस तरह का अभी जो गिनाया पहाड़ा, वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। अब देखो विधु जी, ये जो है ना, ये मोनू मानेसर हुआ या ये कौन है अपने फरीदाबाद का, इस तरह के लोग आपके आइडियल हैं, आपके हीरो हैं आपकी पार्टी के। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति गलत करने वाले के साथ कभी भी, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता गलत व्यक्ति के साथ हरियाणा में ना कभी खड़ा हुआ है ना खड़ा होगा इन फ्यूचर। आप इसको याद रखिए, ये इतिहास आप लोगों का है। आपके पुराने अध्यक्ष, अभी तत्कालीन मौजूदा गृह मंत्री का बैकग्राउंड क्या है, तो ये सब चीजें देखो कभी गिरवान झांकनी चाहिए बीजेपी को। हम दोष नहीं दे रहे,
पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। हम माननीय उच्च न्यायालय गए थे, हम दूसरे जो हमारे जिले के सेशंस कोर्ट्स हैं उन पे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय विधायक सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने में, और उसमें हम उसको कांग्रेस के साथ, वो हमारी पार्टी के विधायक हैं लेकिन उसको कांग्रेस के साथ जोड़ना है तो बीजेपी को ये भी समझना होगा कि उनकी जो कार्रवाई है वो उसमें कहीं न कहीं एक आपसी द्वेष की भावना झलकती है। अगर उनको वो सिद्ध कर पाए कानून या पुलिस या कि उस दिन विधायक जिस दिन अभी एसपी साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेवात के एसपी, वो कह रहे थे कि जिस दिन बड़कली चौक पर, मेवात का एक एरिया होता है बड़कली चौक, उसमें वो कहते हैं कि मामन खान विधायक जी उस दिन वहां मौजूद थे। उनसे प्रेस ने ये पूछा कि क्या उनके मौजूद रहते, उन्होंने कहा कि जो लोग वहां थे वो उनके संपर्क में थे। अभी पुलिस भी खुद ये कह रही है कि अभी ये जांच का विषय है और बीजेपी ने उसको डिसाइड कर लिया। तो ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी और भाजपा के लोग क्या प्लान कर रहे हैं। उनका मौके का अधिकारी ये कहता है कि उनका मौजूद थे या नहीं थे, ये जांच का विषय है। अगले दिन का जो पुलिस ने कोर्ट ने उनको 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया, उसमें सारी चीजें सामने आएंगी। ये खुद मेवात के एसपी का कहना है। तो बीजेपी अपनी तरफ से क्या कह रही है, वो बीजेपी का अपना ये जो उनका प्रोपेगेंडा टाइप का विचार है वो उसको चलाएं, उसमें क्या दिक्कत है, उनको कोई रोक थोड़ी रहा है। प्रोपेगेंडा तो इस देश से खत्म होने वाला है ना। प्रोपेगेंडा का जो व्यवस्था है इस देश से खत्म होने वाली है। लोगों को अपनी जिंदगियों के, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होने लगी है। उन्होंने जो 8-9 साल का ये राज देखा है देश ने और प्रदेश ने, इस देश और प्रदेश के लोग अपने फ्यूचर की चिंता करने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि अगर इसी प्रोपेगेंडा में उलझे रहे तो उनके बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। उनको लगने लगा है अगर उनके प्रोपेगेंडा में उलझे रहे तो इस देश के लोग भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। ये बीजेपी भी चाहती है कि पूरा देश 5 किलो अनाज की जिम्मे हो जाए, 5 किलो अनाज हमको दे, पूरे देश को हाथ फैलाना सिखा रहे हैं। देश को मजबूत करने के लिए मनरेगा जैसे कानून लाने पड़ते हैं। देश को मजबूत करने के लिए किसानों के कर्जे माफ करने होते हैं। देश को मजबूत करने के लिए छोटे रोजगारों को मदद करनी होती है। देश को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम है। स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना होता है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होता है। अगर वहां के लोगों को, भाजपा के लोगों को मेवात की इतनी चिंता है ना, मेवात में आप जाके देखिए 60% स्कूलों में मास्टर नहीं है, और मेवात की फिक्र करने के लिए तो उनको ये चीज, ये पहलू जो है ये इसको देखना पड़ेगा ना। एक बार उन्होंने, सरकार ने 8-9 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, मेवात का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि उन्होंने मेवात के लिए किया क्या है। ये प्रोपेगेंडा की राजनीति इस देश से खत्म, हरियाणा से नहीं पूरे देश से खत्म होने वाली है। वो चलेगी नहीं, वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का नेतृत्व जानता है कि प्रदेश के लोगों की भलाई किसमें है। अगर सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने हमारे माननीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई की है तो हमें कानून पर, कानून के रखवालों पर, कानून के नुमाइंदों पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही इस मामले में खाली जी जरा इसका जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर विधु से। प्रोपेगेंडा राजनीति कर रही है बीजेपी, खाली जी का कहना है। प्रोफेसर विधु आपका जवाब। कांग्रेस नरसंहारवादी राजनीति कर रही है। मासूम लोगों का रक्त पिपासु हो चुकी है कांग्रेस दंगा फैला कर किस प्रकार से लोगों से बदला ले रही है। जिनको ये राक्षस कहा करते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते उनको राक्षस कहते हैं, और उनको किस प्रकार से ये दंगों के जरिए जो है उनको मौत के घाट उतार रही है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस बारे में देश की जनता को संज्ञान लेना पड़ेगा। देश की जनता ये भी जानती है कि केवल नारों के अंदर तो मेवात को कांग्रेस ने रखा, लेकिन ये सवाल भी पूछ रहे थे कि भाजपा ने क्या किया। तो इनको पता होना चाहिए कि देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक अगर शौचालय कहीं पर बने हैं तो भाजपा के राज में मेवात में बने हैं, नूह में बने हैं। अगर हर घर नल और नल से साफ जल, अगर ये योजना आई है तो मेवात में सबसे पहले आई है। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं तो मेवात में बने हैं। अगर अनेकों दुरंत गांव के अंदर जिस प्रकार से बिजली की व्यवस्था हमने पहुंचाई है तो हमने पहुंचाई है। इन्होंने तो केवल वोट हासिल किया, लेकिन हम उसके बावजूद भी जो शरारती लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। उनके बचाव में बेशक खालिद चहलका जी, कांग्रेस पार्टी बेशक आए, लेकिन इसके बावजूद भी न्याय किया जाएगा उन मासूम लोगों के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, जिनके प्राणों को इन्होंने हमला करके ले लिया, एक शांतिपूर्वक यात्रा पर हमला करके किया। इनके खिलाफ जो है निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता संज्ञान लिए हुए है। और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद और मामन खान को किस प्रकार से बेशर्मी से कांग्रेस बचाव कर रही है, इसके बाद निश्चित हो चुका है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ जो है इसी प्रकार का एक व्यवहार करने वाली है।
आने दो चुनाव, हरियाणा की जनता अपना मत रखेगी और दिखाएगी कि हम दंगाइयों के साथ और कांग्रेसियों के साथ क्या सलूक कानून करता है। उसके अतिरिक्त हरियाणा की जनता, देश की जनता जो है, इनको सत्ता से बाहर रखेगी और इनका न्यूनतम जिस प्रकार से सीटें जो आज तक रही हैं वो अगले चुनाव में रहने वाली, इनका सुपड़ा साफ करने वाली है, इनको धूल चटाने वाली है। बिल्कुल प्रोफेसर विदु, क्योंकि चुनाव में ही पता चलेगा कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। प्रोफेसर विदु, जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद जी, आपका भी जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां यौन शोषण मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह को राहत मिली है। चंडीगढ़ कोर्ट ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बता दें कि जूनियर महिला एथलीट कोच ने राज्य मंत्री पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। रेवाड़ी में आरपीएस ग्रुप पर ईडी की बड़ी रेड हुई। ईडी की ये रेड बीएमजी एलिगेंट स्थित आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल पर सुबह 6 बजे से जारी है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के स्कूलों में एक साथ रेड की गई। सूत्रों की माने तो हरियाणा में 38 टीमों की ओर से ये रेड की गई। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी इस दौरान तैनात थे। आरपीएस ग्रुप पर ईडी की बड़ी रेड पड़ी है, जहां पर करीब ईडी की 36 टीमों ने एक साथ रेड की। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में छापेमार कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भी ईडी की टीम के साथ तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि आरपीएस ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है और सुबह 6 बजे ही गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी स्थित तमाम जगहों पर ये रेड की गई, जहां सीआरपीएफ की टीम भी ईडी के साथ मौजूद थी। और ये एक बड़ा मामला है, जहां आरपीएस ग्रुप पर ईडी की रेड पड़ी है और गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में छापेमार कार्रवाई की गई। ईडी की करीब 36 टीमें मौजूद थी और एक साथ 36 टीमों ने छापेमारी की है और उनके साथ इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। तो गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखी गई। सुबह 6 बजे छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई थी आरपीएस ग्रुप पर, यह बड़ी कार्रवाई। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Spread batter, fry.